क्या पाकिस्तान को ईरान इसराइल जंग में खुलकर शामिल होना चाहिए या फिर शामिल हो चुका है? पाकिस्तान अगर अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल ईरान के लिए करेगा तो उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? ऐसा करना पाकिस्तान के लिए क्यों अहम या गैर अहम हो सकता है? क्या चीन खुलकर ईरान के लिए मैदान में उतर चुका है? पाकिस्तान और चीन ईरान की सलामती के लिए क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं और क्यों करने वाले हैं? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और हमारे चैनल पे आज इस सेशन में हम उन तमाम तर दोस्तों के सवालों का जवाब देते हैं जो कि लाइव सेशन में या फिर शायद वीडियोस के कमेंट्स में जो सवाल आप पूछते हैं, जो आपकी सजेशंस होती हैं, जो आपकी राय होती है मौजूदा हालात में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, चीन के किरदार के हवाले से, इसराइल और ईरान की कशीदगी के दौरान, उन सवालों का शायद उस तरह से जवाब नहीं दिया जाता। लिहाजा यहाँ पर हम अपने कमेंट में या अपने दोस्तों की उस तरफ से पूछे गए जो सवालात होते हैं, जो उनके खदशात होते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनका जवाब देते हैं यहाँ पर इस लाइव सेशन में। और जो ज़्यादातर पाकिस्तान में एक राय जो है वो बटी हुई है, उसमें पाकिस्तान का ईरान और इसराइल की जंग में जो किरदार है उसको लेकर के काफ़ी सवाल और जवाब हो रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को ईरान और इसराइल की जंग से दूर रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले भारत के साथ जो कशीदगी उसकी गुजरी है, जो जंग गुजरी है, उसमें ईरान ने भी यही कुछ तो किया। ईरान पाकिस्तान आया और उसके जो नुमाइंदे हैं, जो उसके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इंडिया भी गए और वहाँ पर भी उन्होंने वैसी ही बात की कि जनाब अमन कायम करें और आपस में ये लड़ाई झगड़ा और इस किस्म की चीज़ें ठीक नहीं वगैरह वगैरह। लिहाजा हमें भी उसी हद तक रहना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान ने तो उससे सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और ये कहा है कि ईरान अब आगे भी जो करने जा रहा है या कर रहा है उसकी भी हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। और इसराइल को तो पाकिस्तान ने तस्लीम ही नहीं किया, लिहाजा हमने तो ईरान से बढ़कर ईरान की पहले ही सिफारती सतह पर काफ़ी सपोर्ट कर ली है और इतना ही इनफ है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब ये एक सोच है। अब दूसरी सोच ये है कि उसमें जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, एक बहुत बड़ा तबका है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लाजमी तौर पर ईरान के लिए खड़ा होना चाहिए। और उनके ख़याल में ये है कि पाकिस्तान के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को देखें तो जब वहाँ पर अफ़गानिस्तान की अपनी हुकूमत हुआ करती थी तो तब तक पाकिस्तान को वहाँ फ़ौज रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। यानी वहाँ पे अगर उस वक्त के तालिबान की हुकूमत देखी जाए तो पाकिस्तान की इंतहाई करीब थी, बहुत कुर्बत थी, बहुत दोस्ती थी। लेकिन फिर पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का एक सिलसिला शुरू हुआ जब अमरीकी फ़ौजें वहाँ पर आईं और फिर ये सिलसिला चलता ही गया और इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी भी देखने में मिली। पाकिस्तान अंदर ही अंदर मुआशी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हुआ और इस जंग की हमने कीमत चुकाई। और दूसरा ये है कि अब अगर ईरान के अंदर जो इस वक्त रिजीम मौजूद है उसके होते हुए पाकिस्तान को कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, कोई ज़िच नहीं पहुंची। हमारा फोकस सिर्फ भारत की तरफ जो बॉर्डर है उस पर ही रहा है। लेकिन अगर ईरान के अंदर भी अब ऐसा ही कोई इसराइल नवाज या अमेरिका नवाज लीडर आकर बैठ जाता है, लीडर तो उसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि अगर वो उनकी मर्ज़ी से बैठता है और ईरानी आवाम की मर्ज़ी से नहीं आता तो वो लीडर तो नहीं कहला सकता। अलबत्ता उनका कोई मंजूर नज़र अगर आके वहाँ पे हुकूमत संभाल लेता है तो फिर हमारी और ईरान की दोस्ती या ताल्लुकात का क्या बनेगा? क्या वो गवादर जो बिल्कुल ईरान की दहलीज़ पर मौजूद है वो सिक्योर रहेगा? क्या ये सीपैक प्रोजेक्ट इतनी कामयाबी से चल पड़ेगा? क्या यहाँ पे चाबहार बंदरगाह को उस नए आने वाले जो हुक्मरान होगा ईरान का, वो इसे क्या इस्तेमाल नहीं करेगा गवादर को फेल करने के लिए? ठीक है, ईरान भी किसी हद तक भारत के मामले में चाबहार को आगे लाया था, लेकिन फिर उससे वो पीछे भी हटा और पाकिस्तान की नाराज़गी का एहसास भी उसे हुआ। लेकिन क्या वहाँ पे अगर
आज एक ऐसी हुकूमत है जो कि पाकिस्तान को अहमियत देती है। क्या ईरान के अंदर इसराइल और अमेरिका की मंजूर नज़र हुकूमत आने के बाद तब भी पाकिस्तान को इतनी अहमियत हासिल होगी? यानी अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो उसके पास तो ना हथियार है, ना कोई एयरफोर्स है, ना मिसाइल ताकत है। वो तो पाकिस्तान के साथ उस लहजे में, उस अंदाज में शायद डील नहीं कर सकता जिस तरह फिर ईरान कर सकेगा। एक मुखालिफ ईरान का नक्शा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत आती है जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं रहा हो और वो महज मगरिबी ताकतों की मंजूर नज़र हुकूमत हो, तो जाहिर है उसके पास मिसाइल तो पहले से ही है, फ़ौज भी है, उसके पास समंदरी फ़ौज भी है जो कि अफ़गानिस्तान के पास नहीं थी, उसके पास एयरफोर्स भी तगड़ी हो जाएगी क्योंकि तमाम तर मगरिबी ताकतें फिर उसे लड़ाका तैयारे भी देंगे, सब कुछ उसके पास आ जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि वहाँ पर अमेरिका या इसराइल या कोई भी ऐसा यूरोपीय मुल्क जो है अपना एक फ़ौजी अड्डा भी कायम कर ले, जैसा कि मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों में जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ पर नज़र भी आता है। तो क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान का CPEC प्रोजेक्ट जिसे गेम चेंजर कहा जाता है, जो कि 105 मुल्कों की माशी तकदीर जिससे बंदी हुई है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसे कहा जा रहा है और पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा एशिया में, ये तमाम तर चीज़ें क्या सच में वकूअ पज़ीर होंगी? सवाल बिल्कुल वाज़े है कि ऐसा इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। क्योंकि नई आने वाली हुकूमत या फिर मगरिबी ताकतों की मंजूर नज़र हुकूमत कहाँ तक पाकिस्तान को अपना दोस्त या भाई समझेगी, ये तो वाज़े है अशरफ गनी की हुकूमत को देख करके, जिसके पास कुछ नहीं था, एक पत्थर भी उनके पास नहीं था पाकिस्तान को मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो इतने मुखालिफ रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों को जो है अफ़गानिस्तान तक रसाई देते रहे हैं, पाकिस्तान को आलमी फोरम पर भी काफ़ी टफ टाइम देते रहे हैं। उनके पास एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर, एक प्लास्टिक का तैयारा भी नहीं था उनके पास जिससे वो आते और पाकिस्तान में कार्रवाई करते। अगर कहीं ये सब कुछ होता तो आप देखते कि वो पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर भी क्या हालात पैदा करते। यहाँ ये फैक्टर भी है कि क्या बलूचिस्तान के अंदर मौजूद BLA, जिसे कि पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें हमेशा सपोर्ट करती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या उस BLA को कंट्रोल करना फिर आसान होगा? क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बहाना करके आए दिन ईरान से फिर हमले नहीं हुआ करेंगे, जैसे कि ड्रोन हमले अफगानिस्तान से होते रहे हैं, माजी में तवातुर के साथ होते रहे हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये भी कुछ लोग सोचते हैं और उनकी ये सोच मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बेबुनियाद है, क्योंकि यहाँ पे अगर BLA को इस वक्त मुख्तलिफ ताकतें उसे सपोर्ट कर रही हैं तो पाकिस्तान उसे कुचल रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे अमेरिका आके बैठ जाएगा, वहाँ तक इसराइल के हाथ पहुँचेंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? और चले मान लीजिए आप उनके लिए काफ़ी एक सख्त रवैया अख्तियार कर लेते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तब भी एक ऐसी जगह जहाँ पे हर वक्त जंगो जदल हो रही हो, वहाँ से CPEC के काफ़िले क्या गुजरेंगे? क्या दुनिया तिजारत करती हुई आपको नज़र आएगी? ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एक वाज़े हकीकत है जो कि दीवार पर लिखी हुई हकीकत की तरह रोशन और अय्या है। और अब यहाँ पे नाजरीन हम बात करते हैं चीन की। चीन चूँकि BRI प्रोजेक्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और इस वक्त ये खबरें भी आ रही हैं कि चीन से बार बार कार्गो जहाज़ जो है वो तेहरान में लैंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरे मिडल ईस्ट का जो इलाका है और जो ममालिक इसमें आते हैं उन्होंने तो अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद किए हुए हैं। जितनी मर्जी ज़रूरत हो, जितना मर्जी वहाँ पे इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए, एक मुसाफिर तैयारे को गुजरने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में Y-20 या कोई भी जो कार्गो जहाज़ हैं चीन के, वो आखिर क्यों तेहरान आ रहे हैं और जा रहे हैं? वो क्या लेकर आ रहे हैं? चले अगर कोई मुसाफिर तैयारा होता तो हम समझ सकते थे कि साहब कोई चीनी बाशिंदे होंगे ईरान में, शायद उनको लेने आया होगा। लेकिन ये तैयारे तो जंगी हालात में फ़ौजियों के जो जंगी हथियार हैं या ख़ुद फ़ौजियों की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो ये अगर आ रहे हैं तो इसके भी बहुत से मतलब निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चीन ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों शुरू की है। पाकिस्तान के हवाले से भी ये शक किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी जो है हथियारों की सप्लाई ईरान को शुरू कर चुका है। ऐसा ज़्यादातर इंडिया की जो मीडिया है, इंडिया का जो मीडिया है उसकी जो वेबसाइट्स हैं उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर इसे अफवाह भी करार दे दूं तब भी चीन के जहाज़ों का वहां लैंड होना ये तो वाज़ेह है। अब इसमें चीन को ज़रूरत क्या है? सबसे पहली ज़रूरत तो साहब ये है कि गवादर और सी पैक की अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के लिए है, क्योंकि ये उस BRI प्रोजेक्ट का सिरा है जिस पर 105 मुल्कों की तकदीर बंदी हुई है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट चीन का, इसे चीन किसी सूरत भी कमज़ोर नहीं होने देगा, ना ही नाकाम होने देगा। दूसरा ये है कि चीन को जो तेल की ज़रूरत है वो दो जगहों से पूरी होती है, एक है रूस और दूसरा है ईरान। अगर ईरान के तेल के ज़खायर भी मगरिबी ताकतों की दस्तरस में आ गए तो ऐसी सूरत में चीन अपनी छुट्टी पक्की समझे। वहाँ से फिर चीन तो क्या पाकिस्तान को भी न जाने तेल की कोई बूंद नसीब होगी या नहीं होगी। लिहाजा चीन जो है एक तो बड़ी ताकत है, बड़ी मईशत है, उसे कोई डर खौफ भी नहीं है। लिहाजा वो खुल्लम खुल्ला अपने जहाज़ भेज रहा है और अगर किसी ने देख भी लिए हैं, एतराज़ कर भी लिया है तो वो क्या बिगाड़ लेगा चीन का, ये भी बात वाज़ेह है। लिहाजा चीन का सवाल तो एक तरफ है, अलबत्ता उसकी जो अहमियत थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। यहाँ पे नाज़रीन ये बात भी अहम है कि सऊदी अरब और इन इस्लामी मुल्कों का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर ईरान के अंदर मौजूदा हुक्मरान बिलफर्ज नहीं रहते, एक ऐसी रजीम आ जाती है जो कि अमरीका जिंदाबाद वाली रजीम हो और मगरिबी ताकतों की मंजूर नज़र उनकी हिमायत याफ्ता रजीम हो, तो फिर वो सऊदी अरब के साथ क्या करेंगे, बाकी इस्लामी मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे देखेंगे? क्या ये इलाका शिया सुन्नी के फसाद में तो नहीं चला जाएगा? क्या इस इलाके में मसलकों की बुनियाद पर जंगों को हवा तो नहीं दी जाएगी? सऊदी अरब पर आज अगर ईरान एक कंकर भी नहीं फेंकता, इतनी बड़ी दुश्मनी, खैर आजकल तो सुलह है उनकी और सऊदी अरब साथ खड़ा भी है और अपनी सपोर्ट और अपनी बहुत ज़्यादा हिमायत का भी उन्होंने अदा किया है। बहुत से ईरानी हुज्जाज जो थे वो जब सऊदी अरब में फंसे तो उनके लिए ख़ास किस्म की स्पेशल मेहमान नवाजी का ऐलान किया गया सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। लेकिन मान लीजिए अगर एक नई रजीम यहाँ पे आती है, एक नया सेटअप आता है, तो उस सूरत में क्या इस बात की कोई अहमियत रह जाएगी? जिस तरह आज ईरान सोचता है कि अगर सऊदी अरब को तकलीफ़ पहुँची तो शायद सब के सब सुन्नी मुल्क जो है वो गुस्से में आ जाएंगे, तैश में आ जाएंगे और इस तरह से ईरान ख़ुद को शिया सुन्नी प्रॉब्लम का हिस्सा या उस फसाद का हिस्सा बनाने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि अक्सरियत जो है इस्लामी मुल्कों की वो सुन्नी है। तो यहाँ पे अब ये देखना होगा कि जो नई हुकूमत अगर का लफ्ज़ मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि खुदा ना करे कि ईरान को ऐसा कुछ हो, लेकिन हम उस सिनेरियो को बयान कर रहे हैं कि जिसके इम्कानात अगर 100 में से 1% भी कर लिए जाएँ तो क्या होगा और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मतलब हम इस कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुख्तलिफ सोच पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर एक ऐसा सेटअप आ गया तो नाजरीन साफ जाहिर है कि उसे शिया सुन्नी से कोई लेना देना नहीं। वो एक मगरिबी ताकतों का हिमायत याफ्ता, उनका सपोर्ट किया हुआ एक नया ईरान होगा, उनका मंजूर नज़र ईरान शाह पहलवी के दौर में। लिहाजा उस ईरान से सऊदी अरब, पाकिस्तान या इस खित्ते के दीगर इस्लामी मुल्कों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे चाहे आवाम मोहब्बत करती हो इस्लामी मुल्कों से, चाहे पाकिस्तान से मोहब्बत करे, चाहे वो सऊदी अरब से करे, चाहे वो किसी से भी करे, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। जैसे आप उर्दन में अगर देखते हैं तो उर्दन के अंदर जो आवाम है वो तो फ़लस्तीन से भी मोहब्बत करती है, इस्लामी दुनिया से भी करती है, लेकिन सवाल ये है कि उर्दन का जो हुक्मरान है वो क्या करता है। हमने तो वो चीज़ देखनी है क्योंकि उससे फ़ायदा या नुकसान पहुंचता है दीगर इस्लामी मुल्कों को। आवाम के जज्बात शायद सोशल मीडिया तक महदूद रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा भी अगर मुंतशिर हो जाएं तो उस मुल्क में हुकूमत की तब्दीली का बायस बनते हैं, लेकिन
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मुल्क में ही ऐसा हो। तो लिहाजा नाजरीन, हम तो अमन के लिए ख्वाहिश रखते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी खित्ते में, चाहे वो रूस यूक्रेन है, चाहे वो इसराइल फ़लस्तीन है, चाहे वो अब इसराइल और ईरान है, चाहे वो पाकिस्तान और भारत हैं, चाहे वो कोई भी खित्ता है दुनिया का, हम तो चाहते हैं वहाँ अमन कायम रहे, क्योंकि अमन से जो कौमें रहती हैं उनके दरमियान बातचीत होती है तो मसाइल का हल निकल आता है। चाहे वो हम मज़हब कौमें हों, हम मज़हब ना हो, दुश्मन हो, जैसा भी हो, वक्त कम से कम गुजरता जाता है और इंसानी जानों का ज़ियान नहीं होना चाहिए। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, कोई भी इसके सपोर्ट में नहीं है। शायद कोई अहमक होगा जो आज की इस जदीद दौर में, जहाँ पे 1 सेकंड और 1 मिनट में एक हथियार पूरे मुल्क का, पूरे शहर का हुलिया बिगाड़ सकता है, वो ऐसे हालात में भी जंग का मुतमन्नी होगा। ये कोई अहमक और इंतहाई कोई अक्ल से पैदल इंसान ही हो सकता है। लेकिन अगर लड़नी पड़ जाए किसी को जंग, तो जाहिर है हर मुल्क अपना दिफा का हक महफूज रखता है। लिहाजा अब आप इस हवाले से नाजरीन अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जब आप सवाल करते हैं या कोई बात पूछते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी अच्छे और मुदल्लिल कमेंट हों उनका जवाब अगली वीडियो में ज़रूर दें। और हमारे इस चैनल को और हमारा जो दूसरा चैनल है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों को सपोर्ट कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।